ओके जी। अच्छा, कल लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने एंडोथोरेसिक फेशिया पढ़ा था, मसल्स पढ़ा थे, इंटरकॉस्टल मसल्स, फिर हमने नर्व्स भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इन बिटवीन ये रह गया था थोड़ा सा, ठीक है, न्यूरोवास्कुलेचर की हमने स्टडी। तो नर्व्स हम जब कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल नर्व्स जो है थोरेसिक रीजन में कौन सी सप्लाई करेंगी, थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स। वी हैव 12 थोरेसिक वर्टेब्रा, उसके साथ स्पाइनल सेगमेंट्स जो है वो 12 है, तो 12 थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स होंगी। स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन वगैरह हमने पहले सारी डिस्कस की हुई है, एक दफा रिवाइज में कर देती हूँ। पोस्टीरियर रूट है प्योरली सेंसरी, एंटीरियर रूट है प्योरली मोटर है, कंबाइंस टू फॉर्म द स्पाइनल नर्व। जैसे ये बाहर निकलती है वर्टेब्रा के एरिया से, ये रेमस में डिवाइड हो जाती है। रेमस मींस ब्रांच। पोस्टीरियर ब्रांच है जिसमें पोस्टीरियर और जिसमें सेंसरी मोटर रूट दोनों है, पोस्टीरियर बॉडी वॉल को सप्लाई करेंगी, मस्कुलेचर को, स्किन को, प्लस जो वर्टेब्रा के जॉइंट्स है उनको सप्लाई करेंगी। एंटीरियर रेमा जो है वो जनरली जो स्पाइनल नर्व्स के वो प्लेक्सस बनाते हैं, लेकिन थोरेसिक रीजन में प्लेक्सस नहीं बनाते। Here they are called the anterior ramispinal nerve. They are called the intercostal nerves. ठीक है, और लास्ट वाली जो 11 इंटरकॉस्टल है, लास्ट जो सबकॉस्टल है 12 फाइव, ठीक है, क्योंकि उसके बाद रिब कोई नहीं है तो इसलिए हम उसको इंटरकॉस्टल नहीं कह सकते, उसको हम सबकॉस्टल कह सकते हैं। अब इंटीरियर इंटरकॉस्टल नर्व जो है, ये जब इनिशियली इट इज बिटवीन इन दी एंडोथोरेसिक फेशिया, उसके बाद जो न्यूरोवास्कुलर प्लेन बनता है, इट इज बिटवीन दी इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में से ये गुजरती है। और न्यूरोवास्कुलर बंडल का मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट क्या है। वैन होता है, सबसे ऊपर वेन होती है, फिर आर्टरी होती है, फिर नर्व होती है। एंड दिस न्यूरोवास्कुलर बंडल इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल इन द सबकॉस्टल ग्रूव। जो ग्रूव है लोअर बॉर्डर के मीडियल साइड पे, अपर लोअर बॉर्डर के बिल्कुल अबव, there's a groove, costal groove, उस costal groove में ये न्यूरोवास्कुलर बंडल जाता है। अब इसकी ब्रांचेस कौन सी है, इसमें पैराइटल पूरा को भी देना है, इन मसल्स को भी देना है। पहली जो इसकी ब्रांच आती है वो कोलैटरल ब्रांच आती है। अच्छा जी, कोलैटरल ब्रांच जो है वो जब ये एंगल पे होती है तब ये कोलैटरल ब्रांच देती है, ठीक है, वो आगे मसल्स को भी जाते हैं, पैराइटल पूरा को भी जाते हैं। उसके बाद लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच मैंने आपको बताई थी, दिस इज द लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच। ये मिड एक्सिलरी लाइन पे अराइज करती है और ये आगे जाके पोस्टीरियर ब्रांच देगी, एंटीरियर ब्रांच देगी। उसके बाद ये आगे जाके इसकी एंटीरियर ब्रांच होती है जो पेरास्टर्नल रीजन पे ये पियर्स करती है मसल्स को एंड कम्स आउट इन द स्किन एरिया। और इसकी फिर लैटरल ब्रांच है, इसकी फिर मीडियल ब्रांच है, ठीक है। अब इस सब एरिया में आप देखें कि दिस इज वन स्पाइनल नर्व, दिस इज सप्लाइंग दिस होल सेगमेंट ऑफ स्किन। यहाँ पे पोस्टीरियर वाला एरिया जो है स्किन, पोस्टीरियर ब्रांच की जो लैटरल पोस्टीरियर जो इसकी ब्रांच है, इसके आगे से लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ये इस स्किन के एरिया को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे पूरा ये वाला जो लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच यहाँ सप्लाई कर रही है इस सेगमेंट को, और ये आगे जाके एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच टेक्स द फंक्शन। तो ये पूरा एक सेगमेंट दिस इज सप्लाइड बाय दिस स्पाइनल नर्व, तो इसको हम क्या कहते हैं, डर्मेटोम। ये पूरा एक सेगमेंट जो है इस स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस से सप्लाई हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ डर्मेटोम फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ये डर्मेटोम बन गया बिकॉज ये एक स्पाइनल नर्व से सप्लाई हो रहा है। सेकेंडली, ये जो मसल्स को सप्लाई करेगा, दैट मसल इज कॉल्ड, मसल पार्ट इज कॉल्ड मायोटोम। तो जिस मसल फाइबर्स, जो कलेक्टिव मसल फाइबर्स which are supplied by this spinal nerve, they are called myotome. एक स्पाइनल नर्व को जो मसल्स को सप्लाई करती है वो मायोटोम है, जो स्किन एरिया को सप्लाई करती है दैट इज द डर्मेटोम। ये हम पहले भी कर चुके हैं। एक और इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो होती है रेमा। ये मैंने आपको बताया था कि रेमा क्या होती है, सिंपैथेटिक नर्व्स होती है, नर्वस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। तो मैम जरा सिंपैथेटिक स्लाइड बड़ी कर दी। नर्व्स जो ठीक है, स्क्रीन बड़ी करते हैं। अच्छा, ओके ओके। अब इसमें हमने ये देखा था कि मैं आगे चलती हूँ, आगे शो यू दिस। अब आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेटिंग रेमस क्या होता है, या रेमा कम्युनिकेंटिस क्या चीज होती है। जो थोरेसिक सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड की, T1 से लेके L1 तक, नंबर 1 भी, वहां पे सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक इनकी
सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं सिंपैथेटिक सिस्टम की। सेल बॉडीज यहाँ पड़ी है, वहाँ लैटरल हॉर्न होता है, वहां पे इनकी प्री गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज पड़ी है। अब ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स दे कम आउट थ्रू द मोटर रूट, जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर रूट है, वहां से सिंपैथेटिक फाइबर्स दे निकलते हैं। एंड व्हेन दे एंटर द स्पाइनल नर्व, वहां से आके इसकी एक ब्रांच होती है रेमा कम्युनिकेटिव, जो वाइट रेमस है। ये दो रेमाएं होती हैं, एक वाइट है एक ग्रे है। वाइट के थ्रू दे एंटर द सिंपैथेटिक ट्रंक, यहाँ से ये एंटर करती हैं। और उसके बाद अगर ये साइनेप्स यहाँ कर जाती हैं, तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, जो सिंपैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, वो ग्रे रेमस के थ्रू इट री एंटर्स द स्पाइनल नर्व। तो ये जो रेमा कम्युनिकेंटीज जो हैं, वो ये इनको हम कहते हैं, ये ब्रांच है इनकी वाइट और ग्रे, जिनके थ्रू सिंपैथेटिक, वाइट के थ्रू प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जाएगा और ग्रे के थ्रू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर वापस स्पाइनल नर्व में आ जाएगा। एंड दिस is going to supply the skin through this spinal nerve. स्किन में किस किस चीज को सप्लाई करते हैं, हमने पहले बात की थी कि ये सप्लाई करते हैं रेक्टिफाइल मसल को सप्लाई करते हैं, कैपिलरीज को सप्लाई करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। मैं आपको बताना चाह रही थी ये इसकी ब्रांचेस हैं। टिपिकल एटिपिकल की बात हुई थी कि फर्स्ट इज एटिपिकल इंटरकॉस्टल नर्व बिकॉज इट एंटर्स द ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, अपर लिम्ब की जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, जहां से अपर लिम्ब की सारी नर्व सप्लाई आती है, वहां पे ज्वाइन कर लेती है। तो इट इज नॉट टिपिकली अ thoracic nerve। अच्छा, सेकंड इंटरकॉस्टल नर्व एटिपिकल क्यों है? बिकॉज इट सप्लाइज द अपर पार्ट ऑफ मिडिल साइड ऑफ आर्म, और दिस इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल ब्रेकियल नर्व। वहां सप्लाई करती है, तो यही बेसिस बनता है कि मिडिल पार्ट, अपर पार्ट ऑफ मिडिल साइड ऑफ आर्म में हार्ट अटैक की पेन क्यों जाती है लेफ्ट साइड पे? बिकॉज वो रेफर्ड पेन होती है सेकंड इंटरकॉस्टल नर्व की, वहां पे क्यूटेनियस नर्व जाती है, जो लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच है वो वहां चली जाती है। दैट इज कॉल्ड द इंटरकॉस्टल ब्रेकियल नर्व। 7 to 11 जो है वो क्यों एटिपिकल है, ये मैंने आपको बताया था। ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखिए तो ये फर्स्ट इंटरकॉस्टल है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है। यहाँ की जो है वो लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच इधर आर्म में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगर हार्ट अटैक हो तो उसकी रेफर्ड पेन आर्म में भी होगी। अच्छा, उसके बाद 7th के बाद 7 to 11 क्यों हम कहते हैं कि ये these are not typical? Because when the nerve comes anteriorly, यहाँ पे ये कॉस्टल मार्जिन आ जाता है। सो कॉस्टल मार्जिन से ये बाहर निकल आती है इनटू द एब्डोमिनल रीजन। तो 7 से लेके 11 तक ये एब्डोमिनल रीजन में आ जाती है। सो दीज आर कॉल्ड thoracoabdominal nerves. So these are also atypical nerves. ठीक है, और सब कॉस्टल भी इसी तरह आती है। ओके, तो इनको हम कहेंगे, तो दीज आर एटिपिकल नर्व्स। फर्स्ट एंड सेकंड और 7 से 11 इंटरकॉस्टल जो है ये एटिपिकल है। सब कॉस्टल नर्व जो 12th थोरैसिक वाली है वो भी एटिपिकल है। उसके बाद आ जाते हैं पोस्टीरियर रेमा एंड डर्मेटोम्स। ये मैंने आपको बात की थी कि ये पोस्टीरियर रेमस है। पोस्टीरियर रेमस जो एक एंटीरियर रेमस हो गया, एंटीरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच क्या करती है, ये मसल्स को सप्लाई करेगी, बैक वाले मसल्स को, और उसके बाद मीडियल, और उसके बाद जॉइंट्स को, वर्टिब्रल जॉइंट्स को भी सप्लाई करती है, ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट्स को सप्लाई करती है, प्लस ये स्किन ऑफ द बैक ऑफ द बॉडी को भी सप्लाई करेगी, तो मिडिल ब्रांच के थ्रू और लैटरल ब्रांच के थ्रू। सो एक इसकी लैटरल ब्रांच आ गई, मिडिल ब्रांच आ गई, पूरे एक सेगमेंट को सप्लाई कर रही है। यहाँ से ये खत्म होता है, लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करने शुरू कर देती है, क्यूटेनियस नर्व सप्लाई आ जाती है। यहाँ ये खत्म होती है तो यहाँ एंटीरियर आ जाती है, वो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई देती है। तो सेंसरी नर्व सप्लाई इस सारे एरिया में आ जाता है, इस पूरे सेगमेंट में। तो दिस इज कॉल्ड अ डर्मेटोम। और ग्रुप ऑफ मसल्स व्हिच आर सप्लाइड बाय पोस्टीरियर एंड एंटीरियर रेमस, पूरी जो थोरैसिक जो स्पाइनल नर्व है, इसको किसी कोई भी एक स्पाइनल नर्व मसल फाइबर सप्लाई बाय वन स्पाइनल नर्व कॉल्ड मायोटोम। ये मेरे ख्याल पहले भी हमारी बात हो चुकी है ये सारी। अच्छा, T1 तो ब्रेकियल प्लेक्सस में चला गया। दिस इज द डर्मेटोम फॉर T2, और ये T2 जो है वो अपर पार्ट ऑफ मिडिल साइड ऑफ आर्म को भी सप्लाई करता है। फिर T3, T4, T5 ये सारे जो है डर्मेटोम्स, आप टिपिकली जब डर्मेटोम ड्रॉ करते हैं तो T10 वाला जो है आपके अम्बिलाइकल एरिया में आता है। ये डर्मेटोम अगर बॉडी का करें, ये एंटीरियर साइड है, ये अम्बिलाइकल एरिया जहाँ पे आएगा। ये बैक साइड पे दिखाया है, ये पोस्टीरियर पार्ट दिखाया है, ये पोस्टीरियर साइड से एलिवेट होता है T2 इधर। T4 के जनरली बुक्स में होता है कि T4 के लेवल पे निपल आता है, और T10 के एरिया में अम्बिलाइकल रीजन आता है। अच्छा,
डर्माटोम दोबारा मैं बता देती हूँ. व्हाट इज अ डर्माटोम? डर्माटोम इज पार्ट ऑफ द स्किन व्हिच इज सप्लाइड बाय वन स्पाइनल नर्व. ठीक है. डर्माटोम जो है एक पार्ट ऑफ स्किन सप्लाइड बाय वन स्पाइनल नर्व. ये तो हम अपर लिम्ब में भी डर्माटोम्स कर सकते हैं. अब उस स्पाइनल नर्व की कौन कौन सी ब्रांच देती है? पोस्टीरियर ब्रांच के थ्रू भी उस सेगमेंट वो पोर्शन ऑफ स्किन में देगी, लेटरल ब्रांच भी देगी, एंटीरियर ब्रांच भी देगी. ये सारी ब्रांचेस किसकी हैं? एक स्पाइनल नर्व की है ना. ठीक है. तो आप डर्माटोम, व्हाट इज द डर्माटोम? डर्माटोम इज द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय वन स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट. बस ये इसकी डेफिनेशन है. चाहे वो पोस्टीरियर रेमस से देती है, लेटरल रेमस से भी देती है, एंटीरियर, ये सारी क्यूटेनियस ब्रांचेस एक ही स्पाइनल कॉर्ड की हैं. हर स्पाइनल, हर जो थोरेसिक स्पाइनल, हम थोरेक्स की बात करें तो हर थोरेसिक स्पाइनल नर्व की ये सब ब्रांचेस हैं. और इन सब ब्रांचेस के थ्रू एक जो नर्व है, कोई भी एक नर्व, T3, T4, सारी जो नर्व्स हैं अपने अपने डर्माटोम को सप्लाई करती हैं. ठीक है. मायोटोम इज फॉर मसल फाइबर. एग्जैक्टली. जितने मसल फाइबर को वो एक स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है उसको हम मायोटोम कह देते हैं. T3 का डर्माटोम अलग है, T4 का अलग है, T5 का अलग है. तो हर स्पाइनल कॉर्ड का जो सेगमेंट है जो स्पाइनल नर्व देता है, वो स्पाइनल नर्व जो निकलेगी थोरेसिक की है. इसी तरह आपने अपर लिम्ब में देखा था C5 है, C6 है, उसका हर एक के अपने अपने डर्माटोम्स हैं. तो वो डर्माटोम इज द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय वन स्पाइनल नर्व, एंड मायोटोम है द मसल फाइबर सप्लाइड बाय वन स्पाइनल नर्व. अब उस स्पाइनल नर्व के आगे वो किस किस ब्रांच से वो सप्लाई करता है वो बात नहीं है, सिर्फ पार्ट ऑफ द स्किन सप्लाइड बाय वन. ये T2 का डर्माटोम है. यानी T2 का जो थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड 2 सेगमेंट है, वो जो नर्व निकाल रही है, थोरेसिक स्पाइनल नर्व 2, दैट इज सप्लाइंग दिस होल सेगमेंट ऑफ स्किन. अब वो किस किस ब्रांचेस के थ्रू दे रही है? लैटरल क्यूटेनियस के थ्रू भी दे रही है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस के थ्रू भी दे रही है, एंटीरियर क्यूटेनियस के थ्रू भी दे रही है. ठीक है ना. लेकिन वो एक ही स्पाइनल नर्व है. इसी तरह T5, T6 है, इन सब के अपने अपने डर्माटोम्स हैं. ओके. अच्छा, अब हम ब्लड सप्लाई की तरफ आते हैं. ब्लड सप्लाई जब भी मैंने आपको बताया कि आप पढ़ें तो आप स्टार्ट करें हार्ट से, कि वो हार्ट से कहाँ से निकलती है. अब ये एओर्टा मेनली निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से. अब लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से जब एओर्टा निकलेगी, ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है. ब्रेकियोसेफेलिक, इसके आर्च से 3 ब्रांचेस निकलती हैं. ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, जिसने आगे जाके राइट साइड पे ये सबक्लेवियन आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी बन जाना है. ठीक है ना. इसकी ब्रांचेस जो है राइट कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन आर्टरी. अच्छा, अब ये तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से ये दो निकली थी, लेकिन लेफ्ट साइड की ये डायरेक्टली एओर्टा से, आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है. लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. ठीक है. राइट वाली पहले ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है और उसके बाद फिर राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन. लेकिन लेफ्ट वाली जो है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है. अब ये हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी जो है, सबक्लेवियन आर्टरी की जो फर्स्ट ब्रांच है, दैट इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है, जाहिर है इंटरनल थोरेसिक है, पासेस इनसाइड द थोरैक्स और पेरिस्टर्नल रीजन में पड़ी होती है दोनों साइड पे. एंड दिस गिव्स द एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज. 2 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज ये देती है. यहाँ पे आपको नजर आ रही है इसकी ब्रांचेस, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज. ठीक है. अब एओर्टा जो है, वो मेन जो थोरेसिक एओर्टा है, ये देती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज. ठीक है. अब हम ये जो फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट है, जो फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं, इनकी जो ब्रांच निकलती है, वो मैं आपको दिखाऊं, वो एओर्टा से डायरेक्टली निकलती है. ठीक है. थोरेसिक एओर्टा क्या है? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के थ्रू देती है. एंड सब कॉस्टल आर्टरी हम क्यों कहते हैं? बिकॉज वो लास्ट वाली जो है वो सब कॉस्टल एरिया में आ जाती है. तो इट इज बिलो द कॉस्टल मार्जिन, तो इसलिए हम उसको कहते हैं सब कॉस्टल. अच्छा, सब क्लेवियन, इंटरनल थोरेसिक और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज. उसके बाद क्या, एक्सिलरी आर्टरी भी देती है. सुपीरियर एंड लैटरल थोरेसिक आर्टरी इसको सप्लाई करती है, इसकी ब्लड सप्लाई में इट टेक्स पार्ट इन सप्लाइंग दिस. अब इंटरकोस्टल आर्टरीज, वही बात है, कोर्सेज इन द इंटरकोस्टल स्पेस, और न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है वो उसमें ही जाती है. ऊपर वेन, आर्टरी ऑफ नर्व, इंटरकोस्टल आर्टरी सारी वहां जाती है, विद एक्सेप्शन ऑफ 10th and 11th intercostal, which are supplied by 3 arteries.
3 आर्टरीज क्यों होती है? 2 एंटीरियर होती है और एक पोस्टीरियर होती है जो सब इंटरकॉस्टल स्पेसेस में ये जाती हैं, ठीक है। So the intercostal arteries goes through the thoracic wall between the rib और 10th और 11th में सिर्फ ये 2 होती हैं, बाकी सब में they are supplied by 3 arteries। एक large posterior intercostal होती है और collateral branch होती है और एक 2 छोटी जो होती हैं वो anterior intercostal, 2 anterior साइड से आ रही हैं जो internal thoracic की branches हैं और एक posterior से आ रही है जो aorta की है। अब अपर टू पोस्टीरियर वो एओर्टा से नहीं निकलती, ठीक है। अपर टू पोस्टीरियर जो है वो कहाँ से निकलती है? सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से। सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी जो है वो सबक्लेवियन की एक ब्रांच है, कॉस्टोसर्वाइकल उसकी आगे से ब्रांच है। मैं आपको डिटेल लिखवा दूंगी। अच्छा, अब पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है वो सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी या सुप्रीम इंटरकॉस्टल आर्टरी से निकलती है और ये किसकी ब्रांच है? कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक की। और कॉस्टोसर्वाइकल किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन आर्टरी की। सो क्या हुआ कि सबक्लेवियन आर्टरी नेक का पोर्शन आएगा तो हमने सबक्लेवियन डिटेल में पढ़ ली। सबक्लेवियन आर्टरी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे हमने एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी थी। It is divided into 3 parts by the scalene anterior muscle, yeah, scalenus anterior muscle। स्केलेनस इंटीरियर के प्रॉक्सिमली जो होगी वो फर्स्ट पार्ट है, उसकी पोस्टीरियर जो होगी वो सेकंड पार्ट है, डिस्टली जो होगी वो थर्ड पार्ट है। जिस तरह पेक्टोरलिस माइनर एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड करता था, इसी तरह स्केलेनस इंटीरियर सबक्लेवियन आर्टरी को डिवाइड करता है इनटू 3 पार्ट्स। अब इसका जो सेकंड पार्ट है सबक्लेवियन आर्टरी का, उसमें से ये आर्टरी निकलती है कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक। इसकी ये ब्रांच है सुप्रीम इंटरकॉस्टल आर्टरी, जिसको सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी कहते हैं। ये सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी जो है पोस्टीरियर फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकॉस्टल आर्टरी देगी, ठीक है। तो अभी हम पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज आर ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक कमिंग फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, आई होप यू आर फॉलोइंग मी। अब थर्ड से जो 11th है इंटरकॉस्टल प्लस सबकॉस्टल की, दे आर ब्रांचेस ऑफ अयोटा, ठीक है। दे अराइज फ्रॉम दी थोरेसिक अयोटा। अयोटा जो है वो आर्च के बाद नीचे जब जाती है उसको हम डिसेंडिंग अयोटा भी कहते हैं, थोरेसिक अयोटा भी कहते हैं। वो देती है थर्ड से 11th और फिर सब कॉस्टल, उसको हम 12th इंटरकॉस्टल इसलिए नहीं कहते क्योंकि 12th वाली इंटरकॉस्टल स्पेस नहीं होती, वो सब कॉस्टल एरिया, तो वो भी aorta देती है। तो posterior intercostal arteries upper two are coming from superior intercostal arteries which are branch of costocervical trunk coming from the second part of subclavian artery। third से 11th and subcostal are branches of aorta, thoracic aorta, ठीक है। अब ये जो intercostal arteries हैं इनकी ब्रांचेस, एक posterior branch है that accompanies the posterior ramus of spinal cord, जो जिस तरह स्पाइनल नर्व की पोस्टीरियर ब्रांच थे, इसी तरह इंटरकॉस्टल आर्टरी की भी एक पोस्टीरियर ब्रांच है। इट इज गोइंग टू सप्लाई द स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, बैक मसल्स और स्किन को सप्लाई करेगी। फिर कोलैटरल ब्रांच है, ये इंटरकॉस्टल स्पेस को क्रॉस करके नीचे वाली रिब के सुपीरियर बॉर्डर पे चली जाती है। जिस तरह ये नर्व की भी कोलैटरल ब्रांच थी, इसी तरह क्या करती है कि ये rib intercostal space को क्रॉस करती है and then it courses along the superior border of the lower limb, that is the collateral branch। तो एक posterior इसकी ब्रांच होगी जो बैक मसल्स को, स्किन को, सबको सप्लाई करेगी, एक collateral ब्रांच होगी। फिर टर्मिनल ब्रांचेस हैं, टर्मिनल एंड collateral branches, the anastomose with the anterior branches, anterior intercostal branches which are coming from the internal thoracic artery, ठीक है। ये हमने अभी तक जो बात की है, we have done the posterior intercostal arteries। अब posterior intercostal artery, why is this not moving? अच्छा, अब हम बात करते हैं anterior intercostal artery की।
posterior intercostal artery से हमने बात कर रही थी कि first and second posterior intercostal arteries are coming from superior intercostal artery, which is a branch of costocervical trunk coming from second part of subclavian artery. और बाकी जो third से 11th और subcostal, they are coming from the descending aorta. अब anterior intercostal artery, these are branches of, ठीक है, ये आती हैं internal thoracic arteries. ये these give two anterior intercostal arteries in one intercostal space. तो दो anterior intercostal arteries आती हैं in the first 6 intercostal spaces. First 6 intercostal spaces के बाद क्या होता है कि 6th में internal thoracic artery खुद divide हो जाती है into musculophrenic artery and superior thoracic artery. ठीक है, तो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी 6 इंटरकॉस्टल स्पेस तक जाती है और 6 इंटरकॉस्टल स्पेस तक ही इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज देती है. 6 इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या होता है कि 6 इंटरकॉस्टल स्पेस में आके इंटरनल थोरैसिक आर्टरी डिवाइड्स इनटू सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी. अब 7th to 9th इंटरकॉस्टल स्पेसेस जो है उसमें ये फिर मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी जो है वो फिर एंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी देती है. ठीक है, it is absent from the inferior two intercostal spaces. They are supplied by only posterior intercostal artery and lateral branches. अब ये KLM में तो ये दिया हुआ है, अदरवाइज स्नेल में जिस तरह दिया हुआ है, स्नेल ये कहती है कि लोअर 6 इंटरकॉस्टल जो स्पेसेस हैं उन लोअर 6 को मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी जो है वो ही सप्लाई करती है इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज भी. So posterior होगी थी anterior intercostal arteries, upper 6 are supplied by internal thoracic arteries, 2 in each space. 6 intercostal space पे आके internal thoracic artery divides into branches, terminal branches, superior epigastric and musculophrenic. तो lower 6 intercostal spaces में musculophrenic artery जो है वो सप्लाई करती है anterior intercostal. KLM में ये लिखा है कि 7th और 9th तक ये देती है और 10th 11th में anterior होती ही नहीं है, and they are only supplied by the posterior intercostal arteries. तो anterior उसमें नहीं होती है. अच्छा, अब आ जाते हैं हम वेन्स पे. ये तो आर्टरीज हमारी हो गई. पोस्टीरियर हमने बात कर ली, अपर टू कमिंग फ्रॉम सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, और उसके बाद सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा और एंटीरियर की भी बात कर ली. इंटरनल थोरैसिक से अपर से तो मस्कुलोफ्रेनिक से आती है. अब वेन्स, अब जैसे इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स भी होंगी. तो there are 3 posterior intercostal veins and 1 subcostal. ठीक है, क्योंकि subcostal space होती है. They anastomose with the anterior intercostal veins, which are tributaries of internal thoracic. Anterior intercostal arteries internal thoracic से निकल लेती है, तो anterior intercostal veins भी internal thoracic में जाएंगी. Posterior intercostal veins जो है वो azygous system of veins में जाती हैं. azygous system अभी हम पढ़ते हैं. अच्छा जी, they receive a posterior branch, वो anterior वाली जो है वो internal thoracic में चली जाएंगी. अच्छा, अब ये जो intercostal veins हैं ये posterior branch लेती हैं. ठीक है, उसके बाद intervertebral veins से इनका connection होता है, which is extremely important. Intervertebral vein जो है वो vertebral venous plexus को drain करती है, which is present inside the vertebral column. अब ये vertebral venous plexus is present inside the vertebral column. पूरी length of vertebral column में inside ये vertebral venous plexus है. तो ये vertebral venous plexus मतलब जहाँ तक vertebral column है वहाँ से लेके head area तक ऊपर तक जाती है. तो this is all in, so that means vertebral venous plexus जो है इसका कनेक्शन सारी वेन्स के साथ है. सो व्हाट हैपेंस, कहीं पे भी अगर हो जाता है सीए तो मेटास्टेसिस पासेस थ्रू द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस और ये बाकी एरियाज में ये चली जाती है मेटास्टेसिस, स्पेशली ब्रेन में और बोन्स में. तो ये इंटरकॉस्टल वेन्स जो है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स एक्चुअली पोस्टीरियर ब्रांच लेंगी और इंटरवर्टिब्रल वेन के साथ भी इसका कनेक्शन है. ठीक है, तो मेटास्टेसिस जो है वो वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस के थ्रू इसमें आ सकते हैं, इसके थ्रू वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में जाते हैं. और स्पेशली आप देखें जो सीए ब्रेस्ट के होते हैं वो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन के थ्रू वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में चले जाते हैं एंड दे एंटर इनटू द ब्रेन. तो ये एक कनेक्शन है बिटवीन द वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस एंड द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स. अब ये आ जाती है एजाइगस सिस्टम ऑफ वेन, व्हिच इज अ वेरी इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ वेन्स. इसमें क्या होता है, दिस इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर
मीडियास्टिनम में पड़ा होता है, जो मैंने आपके बात की थी अभी अगले सेकंड सब स्टेज में हमारी ये मीडियास्टिनम है। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स दे ड्रेन इनटू द इंटरनल थोरेसिक, ठीक है, इंटरनल थोरेसिक वेन कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें जाना है। एंटीरियर इंटरकॉस्टल इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से आई थी, तो एंटीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स दे डायरेक्टली ड्रेन इनटू इंटरनल थोरेसिक आर्टरी वेन। इंटरनल थोरेसिक वेन जो है वो आगे चली जाएगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन। अब ये जो है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, इनकी राइट और लेफ्ट साइड पे बड़ी डिफरेंट किस्म की अरेंजमेंट है। राइट साइड पे क्या होती है, एजाइगस वेन बनती है, एंड दिस has all these tributaries. This drains the subcostal 11, 10, 9, 8 से ये सारी 5th तक ड्रेन करती है। ये सारी intercostal veins they drain into azygous vein. This is the azygous vein which is formed by the subcostal vein and the ascending lumbar vein on each side. यहाँ पे राइट साइड पे एजाइगस वेन बनेगी बाय असेंडिंग लंबर एंड दी सबकॉस्टल वेन जंक्शन, और लेफ्ट साइड पे असेंडिंग लंबर और सबकॉस्टल वेन क्या बनाएगी, हेमियाजाइगस वेन। तो राइट साइड पे क्या होगा, असेंडिंग लंबर कमिंग फ्रॉम द abdominal area and subcostal, they will join and form azygous vein which is going to ascend in the posterior mediastinum thorax में ascend करेगी। लेफ्ट साइड पे असेंडिंग लंबर और सबकॉस्टल जो वेन बनाती है उसको हम कहते हैं हेमियाजाइगस वेन। अब राइट साइड पे जो अजाइगस बनी है ये 11th भी लेगी, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th तक सारी वेन्स इसके अंदर ड्रेन करेंगी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स ये कंबाइन करके सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन बनाती है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, और ये एंटर हो जाती है इनटू द azygous system, and this is said to be the last vein entering the azygous vein before it enters into the superior vena cava. ठीक है, so क्या होता है, azygous is formed by subcostal junction of subcostal and ascending lumbar on the right side, receives 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th interposterior intercostal veins. Second, third, and fourth join together and form superior intercostal, and it enters into the azygous system, and this is the last vein which is entering the azygous system before it enters into superior vena cava. ये azygous system superior vena cava में enter कर जाती है। ये होगी राइट साइड की कहानी। लेफ्ट साइड पे क्या होता है, सबकॉस्टल एंड असेंडिंग लंबर फॉर्म हेमियाजाइगस वेन, हेमियाजाइगस वेन। अब हेमियाजाइगस वेन क्या करती है, इन दोनों से तो बन गई, 11th लेगी, 10th लेगी, 9th लेगी। जब ये ले लेगी उसके बाद इट टर्न्स टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट साइड पे टर्न करती है और इट एंटर्स इनटू द एजाइगस सिस्टम। ठीक है, इसने बस 10th, 11th, 10th और 9th ली और सब कॉस्टल और नंबर से बनी थी, और इसने तकरीबन कहते हैं T8 के लेवल पे ये चली जाती है, या T9 के KLM में लिखा होता है, लेकिन T8 के लेवल पे जनरली बुक्स कहती हैं इट टर्न्स टुवर्ड्स द राइट साइड एंड ड्रेन्स इनटू द एजाइगस सिस्टम। अब बाकी का क्या बनता है, फर्स्ट इंटरकॉस्टल वेन राइट एंड लेफ्ट साइड पे डायरेक्टली ब्रेकियोसेफेलिक में जाएगी। ये तो हमने नीचे से बात कर लिया, हम फर्स्ट की बात कर ले। फर्स्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन राइट एंड द लेफ्ट साइड दे ड्रेन इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक वेन। पहली जो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में, राइट वाली राइट ब्रेकियोसेफेलिक में। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जैसे मैंने आपको बताया था सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी बनाती है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल, राइट साइड पे राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल। जो राइट वाली थी वो तो हमने कहा था एजाइगस में चलेगी, लेफ्ट वाली सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो कंबाइन करती है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन, ये भी ब्रेकियोसेफेलिक में जाती है। फर्स्ट भी गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंबाइन करके लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन बनाई, वो भी चलेगी, ट्रेन करती ब्रेकियोसेफेलिक में। अब रहेगी 5th, 6th, 7th, 8th, ये ज्वाइन करती है एंड दे फॉर्म एक्सेसरी हेमियाजाइगस, एक्सेसरी हेमियाजाइगस। 5th, 6th, 7th, 8th एक्सेसरी हेमियाजाइगस बनेगी, एंड दे आर this accessory hemiazygous is going to turn towards the right side at the level of T8 and join the azygous system. ठीक है, गड़बड़ हो गई, शेयर स्क्रीन। अच्छा जी, अब चैट हो गया। अच्छा जी,
आर्टरीज की बात नहीं हो रही थी, वेन्स और थोरेसिक वॉल की बात हो रही थी। वेन्स हम एजाइगस सिस्टम में आ गए थे और एजाइगस सिस्टम पे मैंने आपसे बात की थी। आपको अगर समझ नहीं आए तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि मैं ये दोबारा रिपीट करने लगी हूँ। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स की बात हो रही है। इंटरकॉस्टल वेन जो पहली है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन ऑन द राइट एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड इज गोइंग टू एंटर द ब्रेकियो कॉरेस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव ब्रेकियोसेफेलिक वेन। राइट जो है वो राइट में जाएगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, लेफ्ट जो है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में जाएगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ राइट साइड पे ज्वाइन करती हैं सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन बना के, ये एजाइगस सिस्टम में चली जाएगी। राइट साइड की बात हो रही है। दिस इज द लास्ट वेन व्हिच इट रिसीव्स बिफोर इट एंटर्स द सुपीरियर वेना के बाद। लेफ्ट साइड पे क्या होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ ज्वाइन करती है सुपीरियर लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन एंड एंटर्स इनटू ब्रेकियोसेफेलिक वेन। अब लेफ्ट साइड पे फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट जो वेन कंबाइन होकर वेन बनाती है, उसको हम कहते हैं एसेसरी हेमियोजाइगस वेन। और T8 के लेवल पे ये राइट साइड पे टर्न करती है और एजाइगस में चली जाती है। अब 9, 10, 11 जो है ये एंटर करती है हेमियोजाइगस में। हेमियोजाइगस इज फॉर्म्ड बाय द असेंडिंग लंबर एंड सबकॉस्टल, और उसके बाद ये रिसीव करती है 11, 10, 9। यहाँ तक, उसके बाद ये कंबाइंड सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन और ये एंटर कर जाती है इनटू द सुपीरियर वेना केवा। तो ये हमारी हो गई जो हम एजाइगस सिस्टम ऑफ वेन है। अच्छा, अब लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन की जो हमने बात की थी, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक सॉरी लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में चली गई। ठीक है, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो है वो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, मैंने आपको बताया था कि वो रिसीव क्या कर रही थी, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल रिसीव कर रही थी, और उसके बाद वो फर्स्ट जो है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल भी लेफ्ट साइड पे उसको ले रही थी, और ये लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स भी रिसीव करती है और लेफ्ट पेरिकार्डियोफ्रेनिक भी रिसीव करती है। तो मैं आपको दोबारा अगर दिखाऊं, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, दिस इज द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। फर्स्ट पोस्टीरियर लेफ्ट साइड पे आ रही है, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल आ रही है, लेफ्ट ब्रेकियल भी इसमें कभी कभी चली जाती है। ठीक है, ये हम बात करें कि लेफ्ट ब्रेकियल भी चली जाती है और दूसरी पेरिकार्डियोफ्रेनिक भी लेफ्ट साइड पे इसके अंदर ड्रेन कर जाती है। ये हमने सारी आपको बता दी। Internal thoracic vein accompanies the internal thoracic artery and drains into the brachiocephalic vein. Internal thoracic vein जो anterior intercostal veins को रिसीव कर रही थी, वो ड्रेन करती है into brachiocephalic vein on each side. तो अब एजाइगस सिस्टम जो मैंने आपको बताया, सेंड करती है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में और रिसीव करती है सारी पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स। और ये कौन सी रिसीव करती है, मीडियास्टर्नल भी रिसीव करेगी। इसोफेजियल थोरस के रीजन में से गुजर रही है तो उसने वेन्स सारी लेनी है। इसोफेजियल, मीडियास्टर्नल, ब्रोंकियल वेन्स भी ये रिसीव करती है, तो ये एजाइगस सिस्टम में जाती है। सो the main venous system in the thoracic region is the azygous and hemiazygous system of vein. azygous मैंने आपको बता दिया, hemiazygous मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये बनती है और कैसे ये accessory hemiazygous बनती है। ये सब बात हो चुकी है। तो हमने नर्व्स भी कर ली, हमने thoracic wall की बेसिकली ये की है, नर्व्स, आर्टरीज एंड वेन्स। एजाइगस सिस्टम में एंटीरियर कैसे, एंटीरियर जो है वो इंटरनल थोरैसिक में जाती है, इंटरनल थोरैसिक वेन जो है वो फिर ब्रेकियोसेफेलिक वेन में चली जाती है। अब पोस्टीरियर की मैंने डिटेल आपको बता दी कि राइट साइड पे इंटरकॉस्टल वेन्स कैसे ड्रेन करती हैं, लेफ्ट साइड पे इंटरकॉस्टल वेन्स कैसे ड्रेन करती हैं। अप्लाइड एनाटॉमी का जहाँ तक ताल्लुक है, अप्लाइड एनाटॉमी का मैं एक सेपरेट रख रही हूँ पूरा लेक्चर, उसमें थोरैसिक वॉल की सारी अप्लाइड एनाटॉमी होगी, क्योंकि पिछले जो हमने पढ़ी थी फेशिया, मसल्स और बोन्स वगैरह की अप्लाइड एनाटॉमी रह गई थी। तो अप्लाइड एनाटॉमी हम डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अभी यहाँ कर भी लेते हैं। स्किन इनोवेशन ऑफ चेस्ट वॉल, रेफरेड पेन बहुत यहाँ पे होती है चेस्ट वॉल पे, क्योंकि डर्मेटोम्स ऐसे हैं कि डर्मेटोम्स जो T4 है निपल के लेवल पे, उसके बाद T5 उसके नीचे, उसके बाद T6 जो है 7 जो है वो एब्डोमिनल एरिया में आ जाता है। तो बहुत सारी एब्डोमिनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो पेन है
चेस्ट में हो सकती है। बहुत सारी जो चेस्ट की लंग्स की एबनॉर्मेलिटीज हैं, निमोनियाज कई ऐसे होते हैं जिनकी रेफर्ड पेन जो है वो चली जाती है एब्डोमेन में। लाइक फॉर एग्जांपल लंग का एरिया कुछ है जिसको T8 सप्लाई करे, ठीक है ना, T8 स्पाइनल नर्व सप्लाई करे, वहां पे अगर निमोनिया डेवलप होता है, अब T8 का डर्माटोम कहाँ आएगा, एब्डोमेन में आ जाता है, एब्डोमेन के रीजन में आ जाता है T7 T8, ठीक है ना, तो वो एब्डोमेन में रेफर्ड पेन होगी, ठीक है। डिस्निया, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, डिस्निया कैसे होता है डेवलप, वॉल में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, मसल्स उसके काम नहीं कर रहे हैं, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, या फिर बोन्स में कोई फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर है या बोन की कोई डिफॉर्मिटी है, तो उसकी वजह से डिस्निया डेवलप हो सकता है। या भी हम थोरेसिक वॉल की कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी डिस्निया लंग्स की एबनॉर्मेलिटीज और हार्ट की तो बेशुमार है, ये खाली चेस्ट वॉल की बात हो रही है। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी अगर चेस्ट वॉल की है, या चेस्ट वॉल में कोई इंजरी हो गई है, या चेस्ट वॉल में पैथोलॉजी डेवलप हो गई है, तो डिस्निया डेवलप होता है, which is basically term for difficult breathing. herpes zoster infection क्या होती है, herpes zoster infection वो होती है, it is a viral infection। ये उन लोगों को होती है जो जिनको बचपन में या कभी बाद में चिकन पॉक्स डेवलप होता है। ये चिकन पॉक्स वायरस है जो स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल नर्व के गैंग्लिया में रह जाता है। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन मैंने आपको बताया था, जो पोस्टीरियर रूट्स हैं जब प्योरली क्यूटेनियस, वहाँ पे गैंग्लियन होता है, वहाँ पे नर्व सेल बॉडीज होते हैं जो पोस्टीरियर सेंसरी नर्व के। यहाँ पे पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में चिकन पॉक्स का वायरस जो है वेरेसिला, वो वहाँ पे रिसाइड करता है, एंड आफ्टर अ वाइल इन लेटर इयर्स ये दोबारा एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, किसी वजह से एक्टिवेट हो गया और herpes zoster इन्फेक्शन बनाता है, एंड टिपिकली उसी डर्मेटोम में होता है जिसके अंदर गैंग्लिया में ये रिसाइड कर रहा है। तो इट इज फॉर एग्जांपल अगर T4 के पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में है, तो T4 डर्मेटोम में ये डिजीज अपीयर होगी, herpes zoster। इस डिजीज में होता क्या है, इस डिजीज में वेसिकल अपीयर होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल जिसके अंदर फ्लूइड होता है, एक्सट्रीमली पेनफुल। पहले उस पूरे डर्मेटोम के रीजन में पेन होगी और उसके बाद ये वेसिकल्स डेवलप होंगे जो बहुत पेनफुल होती है। ये डिजीज अच्छी खासी पेनफुल होती है, लेकिन टिपिकल इसमें क्या है कि इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, ये वेसिकल्स और पेन उसी डर्मेटोम में होंगे सिर्फ, ठीक है, एक में होंगे या दो में होंगे, लेकिन उन्हीं डर्मेटोम्स में होंगे। अच्छा, जो डर्मेटोमल एरिया वहाँ पे ये herpes zoster इन्फेक्शन होती है ड्यू टू जो वेरिसेला जो चिकन पॉक्स वायरस है उसका इन्फेक्शन, रीएक्टिवेशन होता है। इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक हम क्यों करते हैं, इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक हमें करनी पड़ती है अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया थोरेसिक वॉल में हमने कोई इंजरी है, वहाँ पे हमने स्टिच लगाना है, कोई लेसरेशन है उसकी हमने उसको ट्रीटमेंट देनी है, तो उसकी यहाँ कोई ऐसी जगह है कि ऐसी पैथोलॉजी वहाँ पे है जिसको हम चाहते हैं कि वो पेनफुल बहुत है, तो हम नर्व ब्लॉक कर देते हैं ताकि उसको पेन ना हो। पेशेंट की पेन रिलीव करने के लिए वो नर्व ब्लॉक कर देते हैं। तो नर्व ब्लॉक का एक डायग्राम मैंने ये लगाया है, ये नर्व ब्लॉक है। टिपिकली यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं ताकि ये सब, ये कॉस्टल ग्रूव है, ये इंफीरियर मार्जिन है रिब का, और ये कॉस्टल ग्रूव है जहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल पड़ा है, वेन, आर्टरी, नर्व, वैन के नाम से हम याद करते हैं। और ये यहाँ पे नर्व होती है, तो यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट हम इंजेक्ट कर देते हैं ताकि इस इंटरकोस्टल एरिया में जहाँ जहाँ ये नर्व सप्लाई कर रही है वहाँ पे एनेस्थीसिया हो जाएगा, नर्व ब्लॉक इसे हम कहते हैं। अब ये जो नीचे आ रही है इसकी कोलैटरल ब्रांच है, ठीक है, इसी की ये पूरी इंटरकोस्टल स्पेस क्रॉस करके इसी जो कोलैटरल ब्रांच है ये सुपीरियर बॉर्डर पे जाती है, और ये नीचे जाके हमें फिर ये इसको भी ब्लॉक करना पड़ता है। तो ये इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक है। ट्रॉमेटिक इंजरी टू द थॉरैक्स, ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ थॉरैक्स जो है बहुत एक लंबा टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि रिब्स की भी इंजरी हो सकती है। पहले मैंने आपसे बात की थी कि रिब्स जो है एक जगह से फ्रैक्चर हो तो बड़ी पेनफुल होती है, बिकॉज आपने जैसे जैसे ब्रीदिंग के साथ साथ इसकी इंजरी की पेन जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इफ देयर इज
more than one fracture of the ribs, ठीक है, and more than one rib is fractured. 3-4 ribs हैं जो दो जगह से टूटी हुई हैं, तो उनमें क्या होगा कि वो एक सेपरेट सेगमेंट हो जाएगा रिब्स का. दो रिब्स हैं फॉर एग्जांपल, दे आर ब्रोकन फ्रॉम 2 प्लेसेस, तो वो एक सेपरेट सेगमेंट है रिब का. वो जो सेगमेंट है उसकी पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होती है. व्हाट इज पैराडॉक्सिकल मूवमेंट? कि ब्रीदिंग जब आप इंस्पायर करें, इंस्पिरेशन होगी तो चेस्ट वॉल इंस्पायर जो वॉल है वो बाहर की तरफ मूव करती है, लेकिन ये जो सेगमेंट होगा, जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है, वो अंदर की तरफ चला जाएगा. तो जो मूवमेंट होनी चाहिए उसके ऑपोजिट करता है, तो दैट इज द पैराडॉक्सिकल मूवमेंट. तो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होगी. अब ट्रोमैटिक इंजरी थोरेक्स की एक्सीडेंटल एक्सीडेंट्स में होती है. इंजरी रिब्स की बहुत डेंजरस इसलिए होती है बिकॉज जो रिब का सेगमेंट है, इफ इट पंचेस इनटू द लंग, तो लंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, और ये फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है. फिर पेनफुल बहुत होती है बिकॉज विद एवरी ब्रेथ आपकी जो भी ब्रीदिंग होगी उसके साथ साथ वो रिब्स ने मूव करना है और आपको पेन देनी है. ट्रोमैटिक इंजरी टू एब्डोमिनल विस्टा एंड द चेस्ट. अच्छा, इसमें ये है कि मैंने आपको बताया था इसका थोरेसिक गेज है. हम दोबारा देखते हैं कि ये जो थोरेसिक गेज की कहाँ पिक्चर लगी हुई है. दिस इज द थोरेसिक गेज. अब ये जो नीचे जो मस्कुलर शीट थी डायफ्राम, ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक चली जाती है, फिफ्थ रिब तक इसकी हाइट चली है, इसकी डोम की हाइट चली जाती है. तो लंग्स तो इसके ऊपर ऊपर है, इससे जब ऊपर जाती है तो डायफ्राम के नीचे तो एब्डोमिनल विस्टा है, तो इसके नीचे नीचे ये वाला एरिया जो है, दीज रिब्स आर प्रोटेक्टिंग द लिवर ऑन द राइट साइड, और लेफ्ट साइड पे स्प्लीन और किडनी को प्रोटेक्ट कर रही है लोअर वाली रिब्स. तो अगर ये फ्रैक्चर हो जाती है तो ये एब्डोमिनल विस्टा को डैमेज कर सकती है. यहाँ पे किडनी और स्प्लीन को डैमेज करेंगी, सीवियर ब्लीडिंग होती है स्प्लीन अगर डैमेज हो जाए. यहाँ पे ये लिवर को डैमेज कर सकती है. तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि इंजरी तो थोरेक्स की हो रही है, लेकिन डैमेज जो है वो एब्डोमिनल विस्टा हो रहे हैं, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द थोरेसिक केज इज टिपिकली इट इज प्रोटेक्टिंग द एब्डोमिनल, द अपर एब्डोमिनल विस्टा. ठीक है, तो ये अप्लाइड एनाटॉमी जो है इसका सेपरेट एक मैं या तो नेक्स्ट अभी देखिए नेक्स्ट वाला लेक्चर उसी का कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी मसल्स वगैरह का रह गया है. आपकी मेरे चैट पे कोई आ नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही. आप मुझे बताएं कि कोई जो पॉइंट रह गया हो, आपको समझ ना आया हो. वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट. तो ये जो है इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक का था, ठीक है. और आज जो हमने पढ़ा है वो टिपिकली नर्व तो हम पहले पढ़ चुके थे. ब्लड सप्लाई ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. ये इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं, मैंने आपसे आपसे बात की थी. उसके बाद हमने इसकी आर्टीरियल सप्लाई पढ़ी, उसके बाद हमने इसकी वीनस ड्रेनेज भी पढ़ी. वीनस ड्रेनेज इसकी बड़ी, आर्टीरियल सप्लाई भी, वीनस ड्रेनेज भी इसकी थोड़ी डिफरेंट सी है. राइट साइड पे डिफरेंट है, लेफ्ट साइड पे डिफरेंट है. तो आप इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बच्चों को अजाइगस और हेमी अजाइगस वगैरह समझ नहीं आती कि ये कैसे बनती हैं. और जो भी एजाइगस है राइट साइड पे, आपको पता होना चाहिए कि विच वेन्स ड्रेन इनटू एजाइगस सिस्टम. लेफ्ट साइड पे हेमीजाइगस, आपको पता होना चाहिए विच वेन्स ड्रेन इनटू हेमीजाइगस और किस वक्त वो टर्न करती है और कहाँ ड्रेन करती है. सिमिलरली ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी वेन्स आके ड्रेन करती है. राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक में फर्स्ट इंटरकॉस्टल भी आती है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो है कंबाइन होके सुपर लेफ्ट एंड राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल. जो लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल है वो लेफ्ट में ड्रेन करती है, लेकिन राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल उसमें ड्रेन नहीं करती, ब्रेकियोसेफेलिक में वो जाइगस में चली जाती है. ठीक है. उसके अलावा इंटरनल थोरेसिक जो है which drain the anterior intercostal artery veins, they also drain into the brachiocephalic veins on each side. तो ये आपको याद रखना है कि ईच जो भी एक बड़ी वेन है उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो है वो रिसीव करती है. एजाइगस, हेमीजाइगस, एसेसरी हेमीजाइगस, ब्रेकियोसेफेलिक राइट एंड लेफ्ट साइड पे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो है मुझे इसमें आके एंटर करती है. उसके बाद स्पाइनल नर्व्स हैं, जो थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स हैं, इनकी आपको ब्रांचेस पता होनी चाहिए. कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, किस लेवल पे राइज करती हैं.
रेमा कम्युनिकेंटीज क्या होती हैं, वाइट जो होती है उसमें प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर होता है, ग्रे जो है उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर होता है। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है इट एंटर्स इनटू द मेन स्पाइनल नर्व, रिटर्न्स बैक एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड सप्लाइज द स्किन ऑफ दैट डर्मेटोम। उसमें स्किन में जो जो भी एरिया सप्लाई करता है। कोलैटरल ब्रांचेस इनकी होती हैं व्हिच क्रॉसेस द intercostal space and goes and travels along the superior bottom of the lower rib। ठीक है, और ये सप्लाई करती हैं फिर मसल्स को भी और पैराइटल फ्लोरा को भी सप्लाई करती है। ओके, रेमा कम्युनिकेंटीज दोबारा बता देते हैं। लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो मिड एक्सिलरी लाइन के एरिया में राइज करती है एंड देन इट pierces the muscle and then supplies the divides into anterior and posterior branch and supplies the skin of that segment। एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है वो पेरिस्टर्नल रीजन में आके मसल्स को पियर्स करती है, निकलती है स्किन की तरफ आती है, डिवाइड्स इनटू मीडियल लैटरल ब्रांचेस और इसको सप्लाई करती हैं। और फिर इसके मस्कुलर और फ्लोरल ब्रांचेस भी हैं। अब रेमा कम्युनिकेंटीज जो या कम्युनिकेटिंग रेमस, अब कम्युनिकेटिंग रेमस दो है, ये है और एक ये है। सो वन इज वाइट वन, ये वाइट जो है रेमस कम्युनिकेंटीज, इसके थ्रू जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं व्हिच आर ट्रैवलिंग इन द स्पाइनल नर्व, ये कहाँ से आते हैं? ये सिंपैथेटिक फाइबर जो सिंपैथेटिक एरिया जो है T1 से लेके L1 तक स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट में सिर्फ है और इसको हम कहते हैं थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। सिर्फ इसी एरिया में होता है ये सिंपैथेटिक। अब यहाँ ये जो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक सेल जो है बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक स्पाइनल नर्व प्लस L1 लंबर 1, ये निकलती हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स थ्रू द पोस्टीरियर रूट और स्पाइनल नर्व में आ जाते हैं। स्पाइनल नर्व से ये वाइट के थ्रू, वाइट रेमस कम्युनिकेंटीज या वाइट कम्युनिकेटिंग रेमस के थ्रू ये सिंपैथेटिक ट्रंक में जाएंगे, यहाँ ये सिनैप्स करेंगे और फिर वापस जो आएंगे ये ग्रे कम्युनिकेटिंग रेमस के थ्रू इट इज गोइंग टू री एंटर द स्पाइनल नर्व। अब ये स्पाइनल नर्व में जब आ जाते हैं फिर इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस के थ्रू ये उसी टिपिकल उसी डर्मेटोम में स्किन को सप्लाई करते हैं। स्किन में क्या क्या सप्लाई करते हैं? रेक्टम पाइलरी मसल को सप्लाई करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं और कैपिलरीज को सप्लाई करते हैं। वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट होता है इसका स्किन में। तो ये रेमा कम्युनिकेंटीज हर थोरैसिक स्पाइनल नर्व में होगी बिकॉज यहाँ पे थोरैकोलम्बर आउटफ्लो सिंपैथेटिक का है, पैरासिम्पैथेटिक का ये नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक का क्रेनियोसैक्रल है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई थी कि इसकी ब्रांचेस कौन सी होती हैं। उसके बाद टिपिकल और टिपिकल जो नर्व्स हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। एटिपिकल पहली क्यों है? क्योंकि वो ब्रेकियल प्लेक्सस को जॉइन कर देती है। सेकंड एटिपिकल क्यों है? बिकॉज उसकी जो लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच है जो मिड एक्सिलरी लाइन पे लेवल पे निकलती है वो अपर पार्ट ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म को जाके सप्लाई कर देती है। इसको हम इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व भी कहते हैं, इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व। अब ये जो इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व है ये आर्म के रीजन को सप्लाई कर रही है, इसलिए ये भी एटिपिकल हो गई। एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट इज द रीजन फॉर द रेफर्ड पेन ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हार्ट अटैक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7th to 11th ये भी टिपिकल है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्टल मार्जिन से बाहर निकल आती है। क्योंकि इंक्लिनेशन जो रिब्स की है, बैक साइड इसकी सुपीरियर है, जो इंटीरियर साइड है इट कम्स इंफीरियर। जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द रिब्स का जो लेवल है इट इज इंफीरियर टू द पोस्टीरियर पार्ट। तो इंक्लिनेशन ऐसी है कि इट कम्स डाउनवर्ड्स एंड मीडियली एंड एंटीरियरली। तो 7 to 11 इंटरकॉस्टल नर्व जो वो कॉस्टल मार्जिन से बाहर आके एब्डोमिनल रीजन में चली जाती हैं। तो दीज आर कॉल्ड thoracoabdominal nerve प्लस द सबकॉस्टल नर्व आल्सो दैट इज द 12th T12। वो भी it comes out of the costal margin, enters the abdominal skin and supplies the abdominal skin and muscles। तो इसलिए ये भी atypical intercostal nerves हो गई, ठीक है। और कोई जो आप चीज एक्सप्लेन करना चाहें, रिपीट करना चाहें आप, मैं आपको रिपीट करा देती हूँ ताकि आपको मसला ना हो। वी हैव ओनली 4 minutes टू गो। और अगर आप कोई रिपीट करना चाहते हैं, कोई चीज जो आपको समझ नहीं आई। इंटरकॉस्टल आर्टरीज मैंने आपको बता दी। इंटरकॉस्टल जो वेन्स हैं वो पोस्टीरियर कहाँ पे जाती हैं, इंटीरियर कहाँ पे जाती हैं, एज़ाइगस कैसे बनती है, हेमी एज़ाइगस कैसे बनती है। अप्लाइड एनाटॉमी भी थोड़ी बहुत हमने इसकी करी है।
पर डिटेल अप्लाइड एनाटॉमी जो है मैं आपके अगले उसमें लेक्चर में मेरा ख्याल कराऊँ। अगला लेक्चर जो मेरा आएगा वो आ रहा है वेडनेसडे को। वेडनेसडे और फ्राइडे को मेरा लेक्चर है, तो मैं देखती हूँ मैं वेडनेसडे को करा लेती हूँ आपको इसकी अप्लाइड एनाटॉमी, थोरेसिक वॉल सारी की अप्लाइड एनाटॉमी हम कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा आएगा फ्राइडे का लेक्चर, वर्टिब्रल कॉलम भी हमने करना है, बिकॉज थोरेसिक वर्टिब्रा तो आप पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो वर्टिब्रल कॉलम की बेसिक फॉर्मेशन, बेसिक उसके लिगामेंट्स, ये सारी हमें पढ़नी पड़ेंगी। थोरेसिक की तो हम पढ़ेंगे, थोरेसिक वर्टिब्रा तो पढ़ेंगे, लेकिन बाकी डिटेल में वर्टिब्रा अपने अपने रीजन्स के साथ करेंगे। लेकिन एक कॉमन होती है ना, लिगामेंट्स होती हैं, जो एक कॉमन वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स होते हैं, वो हमें पढ़ने जरूरी है, तो वो हम पढ़ लेंगे। ये तो सो गया। और कुछ आप रिपीट करना चाहें तो मुझे बता दें। आई होप एमन आपका तो क्वेश्चन आंसर हो गया। उसके बाद अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो यहाँ आ नहीं रहा, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं आ रहा। चैट एक्टिविटी हो रही, मुझे कोई पता नहीं चल रहा। ओके, एनीबडी एल्स? इज एवरीबडी स्लीपिंग? समझ आ गई है? ओके, वेसल्स रिपीट कर दूं। वेसल्स कौन सी थी? एंटीरियर इंटरकॉस्टल और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल जो आर्टरीज हैं वो फर्स्ट और सेकंड या सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से निकली थी, जो कॉस्टल सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है, जो इंटर्न सबक्लेवियन आर्टरी की सेकंड पार्ट से निकल रही थी। थर्ड से लेके 11 तक पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज एओर्टा से निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज की थी। इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, हर इंटरकॉस्टल स्पेस में दो इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं। इंटरनल थोरेसिक से फर्स्ट से लेके सिक्स स्पेस तक इंटरनल थोरेसिक से निकलती हैं। सिक्स स्पेस में इंटरनल थोरेसिक को डिवाइड हो जाती है इनटू मस्कुलोफेरेनिक एंड सुपीरियर। तो क्या होता है कि नेक्स्ट जो सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेसेस में वहां पे मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी देती है, ठीक है। वो फिर इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो है वो लोअर सिक्स में मस्कुलोफ्रेनिक देती है। केएलएम में लिखा हुआ है कि ये लास्ट दो में नहीं होती एंटीरियर, बाकी बुक्स में यही लिखा है कि लोअर सिक्स जो है वो मस्कुलोफ्रेनिक ही देती है। वेसल्स रिपीट कर दी। बहुत टफ है? नहीं बेटा, बहुत टफ नहीं है, आप एक दफा पढ़ोगे तो आपको आ जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि एक एक चीज को आप सेपरेट एड्रेस करें, उसकी नर्व की हर नर्व को सेपरेट एड्रेस करें, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज को अलग एड्रेस करें कि कौन कौन सी निकल रही हैं, उसमें मुश्किल नहीं है। अपर दो जो है वो सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी है, कहाँ से निकल रही है बता दिए, बाकी सारी डिसेंडिंग एओर्टा से निकल रही है। इंटीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी पहली 6 इंटरनल थोरेसिक से निकल रही है और लोअर 6 मस्कुलोफ्रेनिक से निकल रही है। कुछ आर्टरीज जो है वो लैटरल थोरेसिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, वहां से भी आती हैं बिकॉज वो ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। तो ठीक है, वो ब्रेस्ट का एरिया या मेमरी ग्लैंड का एरिया भी थोरेसिक में आता है, इसलिए उसका नाम ही डालते हैं लैटरल थोरेसिक आर्टरीज, दे सप्लाई द ब्रेस्ट एरिया। मैम डर्मेटोम दोबारा बता दें। डर्मेटोम क्या है? डर्मेटोम इज द एरिया ऑफ द स्किन व्हिच इज सप्लाइड बाय वन स्पाइनल कॉर्ड। segment of skin supplied by one spinal cord, one spinal cord segment या one spinal nerve आप कहते हैं। area और segment of skin supplied by one spinal nerve। T4 T3 कोई आप एक ले लें या T5 ले लें, स्पाइनल नर्व है अगर, तो वो जिस जिस एरिया ऑफ स्किन को सप्लाई करेगी दैट इज द डर्मेटोम। ये मैंने आपको डर्मेटोम्स का डायग्राम भी दिखाया था। तो ये T2 जो है ये सारे इस एरिया को सप्लाई करिए। T5 ये सारी एंटीरियर रीजन है, ये T5 का पोस्टीरियर रीजन है, ये पूरा जो है ये डर्मेटोम है। डर्मेटोम्स आपने अपर लिम्ब में भी पढ़े हैं, ठीक है। मैं ये सारी डिटेल लिखने के लिए आती हूँ। यस, लिखने के लिए आ सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से आ रही है इंटरकॉस्टल थोरेसिक वॉल की, क्योंकि बेसिकली अभी वॉल कर रहे हैं ना, वेस्ट्रा हमने बाद में पढ़ना है। और ड्रेनेज भी आ सकती है। आर्टीरियल सप्लाई एंड इनर्वेशन बहुत अच्छी है केएलएम में। चलो बस ठीक है, केएलएम में बहुत अच्छा है। उसके बाद इसमें बहुत आसान दिया हुआ है स्नेल में भी। ओके, बाय फॉर नाउ। आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। खुदा हाफिज़।